हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद प्रतिभा तिवारी। फ्रेंड्स, हम लोग होम साइंस के होम मैनेजमेंट के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला चैप्टर है गृह प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषताएं। और पहला चरण जो हमारा होता है वो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ रहे थे गृह प्रबंधन के चरण। गृह प्रबंधन के चरण कितने होते हैं? 4। ये 4 चरण किसने दिया? निखिल एवं डार्सी साहब ने दिया। निखिल एवं डार्सी साहब ने ये 4 चरण उन्होंने दिया। और जो ग्रास एंड क्रैंडल साहब है वो संगठन को हटा दिया था अपने चरण में से संगठन को कट कर दिया था। हम लोग पढ़ रहे थे गृह प्रबंधन के चरण में पहला चरण जो पढ़े थे हम लोग आयोजन को पढ़े थे। जो कहा था निखिल एवं डार्सी साहब ने कि सबसे पहले उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आयोजन किया जाता है, फिर संपादन हेतु संगठन किया जाता है और योजना को क्रियान्वित करने के लिए नियंत्रण किया जाता है और परिवार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों का मूल्यांकन, परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने कहा है कि योजना, हम कहाँ हैं और कहाँ जाने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, इन दोनों प्रश्नों के मध्य ब्रिज का निर्माण करता है। और हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, जो कोटेशन होते हैं वो किसने दिया, कब दिया, ये सब के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। जैसे भविष्य में क्या करना है इसे आज ही तय कर लेना आयोजन कहलाता है, ये बोला था W.H. न्यूमैन साहब ने। ऐसे हम लोग 2-3 परिभाषाओं के बारे में जिक्र किए थे। फिर हम लोग पढ़े थे आयोजना के प्रकार। आयोजन के प्रकार, आयोजन के 2 प्रकार होते हैं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। दीर्घकालीन योजना जो नियोजन एक लंबी अवधि के लिए किया जाता है। इस दीर्घकालीन योजना को कभी कभी व्यू रचना का भी नाम दे दिया जाता है, कहीं कहीं व्यू रचना का भी नाम दे दिया जाता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था यह शॉर्ट टर्म प्लान। यह नियोजन अल्प अवधि के लिए किया जाता है। यह नियोजन अल्प अवधि के लिए किया जाता है जिसमें तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक बल दिया जाता है, जिसमें तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक जोर दिया जाता है। फिर हम लोग अब पढ़ रहे थे दूसरा और इम्पोर्टेंट, संगठन। संगठन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। संगठन की उत्पत्ति, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संगठन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? संगठन की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द के ऑर्गेनिज्म शब्द से हुई। अंग्रेजी के ऑर्गेनिज्म शब्द से हुई, जिसका अर्थ है शरीर के विभिन्न अंग। ऑर्गन, शरीर के ऑर्गन मीन्स अंग, ऑर्गेनिज्म मीन्स विभिन्न अंग, कई अंग। तात्पर्य, जैसे शरीर के विभिन्न अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं, वैसे एक या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं। संगठन का आशय है सभी व्यक्तियों का साथ रहकर अपने कार्य, व्यवसाय तथा व्यापार को आगे बढ़ाना ही संगठन कहलाता है। तात्पर्य मतलब सभी व्यक्तियों का साथ रहना और साथ में मिलकर कार्य करना ही संगठन कहलाता है। अपने कार्य को उद्देश्य तक पहुंचाने का ही काम संगठन कहलाता है। संगठन 2 शब्दों का मेल है। संगठन 2 शब्दों का मेल है, संग प्लस ठन। संघ का अर्थ क्या है?
संघ का अर्थ होता है सभी का साथ होना, सभी का साथ होना। और ठन का मतलब होता है, ठन का मतलब होता है व्यवस्था, व्यवस्था। तात्पर्य है कि हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तियों का एक साथ, व्यक्तियों का एक साथ व्यवस्थित रूप में होना ही संगठन कहलाता है। व्यक्तियों का एक साथ होना ही, व्यक्तियों का एक साथ व्यवस्थित होना है संगठन कहलाता है। संगठन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, कौन कौन से तत्व मिलकर संगठन का निर्माण करते हैं। जैसे संगठन में कौन कौन शामिल होते हैं। संगठन में कौन कौन हो सकता है। संगठन में कोई तत्व भी शामिल हो सकता है, कोई संस्था भी शामिल हो सकते हैं, वस्तु भी शामिल हो सकता है, व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। ये सभी मिलकर आप व्यक्ति को लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं। संगठन में ये सब मिलकर तत्व, संस्था, वस्तु और व्यक्ति, ये सभी मिलकर आपको लक्ष्यों तक पहुंचने में आपकी मदद करते हैं। तो ये सब लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये सभी तत्व मिलकर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। संगठन में जितने तत्व हैं, तत्व, संस्था, वस्तु, व्यक्ति, ये जितने भी हैं, ये सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे संगठन की परिभाषाएं। मैकफरलैंड साहब ने कहा है कि एक निश्चित व्यक्ति के समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य को ही संगठन कहते हैं। एक निश्चित व्यक्ति से तात्पर्य एक मैनेजर जो समूह को, जो व्यक्तियों को निर्देशन करता है कि क्या क्या कार्य कब कब कैसे कैसे करना है। उसके द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य, जितने भी कार्य हैं, वो किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। ये कहा है पहला स्टेटमेंट दिया है मैकफरलैंड साहब ने, एक निश्चित व्यक्ति के समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया जीनी मिलवर्ड साहब ने। इन्होंने कहा है कि कार्य तथा कर्मचारी समुदाय के बीच मधुर संबंध ही संगठन कहलाता है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है F.L. ब्रिज साहब के अनुसार, जो है संगठन प्रबंधन की संरचना है, क्योंकि वह कार्य संपादन हेतु उत्तरदायित्वों को उचित भागों में विभक्त करता है।
सब स्टेटमेंट का एक ही अर्थ निकलता है, इन सब स्टेटमेंट का तात्पर्य निकलता है कि एक प्रबंधक जिसके निर्देशन में किसी कार्य को संपन्न किया जा रहा है, वो अपने समूह के लोगों में कार्य को इस प्रकार विभाजित करता है कि सभी कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाए। अब हम आते हैं संगठन के चरण पर। संगठन के कितने चरण होते हैं? संगठन के चरण कितने चरण होते हैं? संगठन के चरण पहला है क्रियाओं का निर्धारण। लक्ष्य प्राप्ति हेतु योजना बनाने के बाद उसे क्रियान्वित करने के लिए क्रियाओं का निर्धारण करना जरूरी होता है। क्रियाओं का निर्धारण करना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु योजना बनाने के बाद उसे क्रियान्वित करने के लिए क्रियाओं का निर्धारण करना जरूरी है। फिर प्रत्येक कार्य उद्देश्य तथा उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखकर उनके उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखकर छोटे छोटे कार्यों को प्रत्येक व्यक्ति में विभाजित किए जाएं। इसके बाद ही उसे व्यक्तियों को सौंपा जाए। ये है कार्यों का निर्धारण, मतलब क्रियाओं का निर्धारण। दूसरा क्या है? दूसरा है क्रियाओं का समूहीकरण। क्रियाओं का समूहीकरण संगठन का दूसरा एवं महत्वपूर्ण चरण है। इस क्रिया में वे क्रियाएं जो एक दूसरे से संबंधित हैं उन्हें एक साथ रखना चाहिए। इस कार्य को संपन्न करने के लिए किसी एक व्यक्ति को ही सौंपा जाए इस कार्य को। मान लीजिए घर में बहुत सारे, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारा कार्य होता है, तो एक जो गृहिणी होती है अगर घर का काम सारा अकेले करेगी तो वो थक जाएगी, समय से पहले थक जाएगी। तो घर के सभी सदस्यों को ये समझना चाहिए कि कार्यों को अलग अलग व्यक्तियों में विभाजित कर दिया जाए कि ये कार्य ये इंसान करेंगे, ये कार्य ये फला इंसान करेंगे, मतलब ऐसे कार्यों को विभक्त किया जाए और एक उचित स्थान का कार्य एक ही व्यक्ति करे। जैसे रसोई घर का कार्य जो है, रसोई घर का कार्य केवल एक गृहिणी ही करे, क्योंकि वो उस कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकती है। वो रसोई घर के सारे कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मान लीजिए खाना बनाना, बर्तन धुलना, बर्तन साफ करके रखना, अपने मसाले के डिब्बों को साफ करके रखना, बर्तन को संजो के रखना, मतलब घर किचन के जितने भी कार्य हैं, रसोई घर के जितने भी कार्य हैं वो एक अकेले गृहिणी कर सकती है। बाकी सारे कार्यों को अलग अलग परिवार के सदस्यों में विभक्त कर देना चाहिए। इससे कार्य कुशलतापूर्वक भी पूरे संपन्न हो जाते हैं। तीसरा क्या है? परिवार के सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन। तात्पर्य वही है, सदस्यों के मध्य कार्यों का विभाजन इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि सभी सदस्य उसे पूर्ण कुशलता एवं निपुणता से कर सकें, साथ ही उन्हें विश्राम तथा मनोरंजन का समय भी मिल सके। सभी सदस्यों के मध्य, अभी हमने पिछली बात की कि क्रियाओं का समूहीकरण किया जाए, मतलब अलग अलग सदस्यों को अलग अलग कार्यों को दिया जाए और ऐसे दिया जाए कि सभी कार्य, मतलब जो कार्य एक व्यक्ति कर रहा है वो एक दूसरे से संबंधित है। किचन का कार्य एक दूसरे से संबंधित है, बैठक कक्ष का कार्य एक दूसरे से संबंधित है, बाहर का कार्य, लॉन का कार्य एक दूसरे से संबंधित है,
साफ सफाई, इन सब कार्यों को। उसके बाद सदस्यों के मध्य कार्यों का विभाजन, तो इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि सभी सदस्य उसे पूर्ण निष्ठा से और कुशलता पूर्वक संपन्न करें और उसे उस सदस्य को कार्य, विश्राम तथा मनोरंजन का भी समय पर्याप्त मिल सके। चौथा क्या है? अधिकारों का सौंपा जाना। अधिकारों का सौंपा जाना, संस्था हो या कोई संस्था हो या घर परिवार, प्रत्येक परिवार के सदस्य को आवश्यक अधिकार भी दिए जाने चाहिए। प्रत्येक सदस्य को आवश्यक अधिकार भी दिए जाने चाहिए ताकि वह अपना उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ कर सके, ताकि बिना उत्तरदायित्व के अधिकारों का सौंपा जाना सर्वथा अनुचित है। बिना उत्तरदायित्व के अधिकारों का सौंपा जाना सर्वथा अनुचित है। पांचवा है समन्वय एवं संतुलन तथा संबंध स्थापित करना। समन्वय एवं संतुलन तथा संबंध स्थापित करना संगठन का अंतिम चरण एवं महत्वपूर्ण चरण है कि परिवार के सदस्यों या संस्था कर्मचारियों के बीच मध्य समन्वय, तालमेल एवं संतुलन तथा संबंधों की स्थापना किया जाना चाहिए। अगर किसी संस्था में कर्मचारियों के बीच और मैनेजर के बीच, इन सब के बीच अगर समन्वय, तालमेल, संबंध नहीं है तो फिर कार्य कैसे होंगे? जो हमारा लक्ष्य है वो हमें कैसे प्राप्त होगा? और अगर परिवार के सदस्यों के मध्य अगर तालमेल नहीं बैठता है किसी कार्य को लेकर, तो कोई भी कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाएगा। अगर परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल नहीं है, अगर परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल नहीं है तो व्यर्थ का वाद विवाद होगा। कोई कार्य अगर ये करने का है तो वो कहेंगे हम नहीं करेंगे, ऐसी मतलब बातें, विवाद उठेंगे। तो परिवार के सदस्यों के बीच एक समन्वय, एक तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो संगठन में इन सब चरणों का होना बहुत ही जरूरी है। इन सब प्रक्रियाओं से होकर संगठन पूरा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है नियंत्रण। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नियंत्रण कल पढ़ेंगे, आज जितना है। और अगर हम कोई कुछ चीज़ छूट रहा है, कुछ भूल रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में हमें बताइए, क्योंकि हम अभी प्रयास कर रहे हैं। और अगर कुछ भी छूट रहा है तो प्लीज़, अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ थोड़ा बता रहे हैं या मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि हम और एफर्ट्स कर सकें अपने स्टडी में। सो अब कल की आगे की क्लास जो नियंत्रण है वो हम कल पढ़ेंगे। बाय बाय।